हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असित पटेल। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स। कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन, जिसके बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले लगभग फर्स्ट इन ऑल इन 19th सेंचुरी की बात है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं थी पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे डिस्कवर हो चुके थे। उनको हम लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, कैसे सिंथेसाइजेशन होगा, इस बात के लिए कोई प्रूफ नहीं था। जैसे नींबू से सिट्रिक एसिड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी से, दूध से लैक्टिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड। तो लेकिन उनका हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइजेशन कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, इस बात के लिए उस समय कोई जानकारी नहीं थी। उस समय की बात है, लगभग 19th सेंचुरी। Berzelius proposed a theory which is called vital force theory, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। मीन्स जीवों के एक शक्ति होती है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैसे अंडा होता है या कोई सीड होता है, उसमें एक ताकत होती है अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट बर्जीलियस के पास कहाँ से आया, कैसे उन्होंने दिया? उन्होंने ये देखा था कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहा है, सब कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। या तो वो प्लांट से रिलेटेड है या वो एनिमल से रिलेटेड है। जैसे लैक्टिक एसिड है, दूध से मिलता है, और ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, चींटी से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटर से मिलता है, सिट्रिक एसिड है, वो नींबू से मिलता है। तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए वो लाए क्योंकि उन्होंने देखा जैसे एक सीड होता है, उस सीड से नए प्लांट को बनाने के लिए आराम से बन जाता है। या हम बात करते हैं, जैसे आपने 3 इडियट में एक गाना सुना होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइव मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? एक अंडा होता है, उसको अगर फ्राई कर लिया, वो ख़त्म हो गई, उसकी पूरी लाइफ ख़त्म। और उसको अगर उससे फिर पूरा या तो पूरा बच्चा बनता है और फिर वो एक नई मुर्गी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो अंडा होता है, वो कैसा? लाइव है, वाइटल है, उसमें एक जान होती है। इसका मतलब यहीं से लिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत का आप मतलब समझ गए होंगे। और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ओनली लिविंग थिंग्स। Vital force theory says that all the organic compounds are synthesized by only living things. मतलब सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से ही बनाए जा सकते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग से ही बनाए जा सकते हैं। नोट कर लीजिए, वाइटल फोर्स थ्योरी सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ओनली लिविंग थिंग्स। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से ही बनाए जा सकते हैं, वो चाहे प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो। इसके बाद
1828, ये देखिए ये सेंचुरी है 19th ये ईयर की बात कर रहे हैं। लगभग 1828 ईयर में एक साइंटिस्ट आए, वॉलर गेव द फर्स्ट बिलो ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का वॉलर ने सबसे पहली बार विरोध किया और क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाए जा सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग से भी बनाए जा सकते हैं। मतलब उन्होंने वर्जिलियस के द्वारा दी गई वाइटल फोर्स थ्योरी का पहली बार विरोध किया। वॉलर ने 1828 में वर्जिलियस के द्वारा दी गई वाइटल फोर्स थ्योरी का सबसे पहले विरोध किया और ये बताया सिर्फ लिविंग थिंग से नहीं, लिविंग थिंग से भी बनाए जा सकते हैं एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब वॉलर सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। और इन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, प्रूफ करके भी दिखाया। अमोनियम साइनेट NH4CnO, ये क्या है? अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया, NH2CO NH2, यूरिया बना दिया। यूरिया कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, जबकि अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनियम साइनेट लेकर के उसको हीट किया और यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता बना दिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया? वॉलर ने बनाया। इन दैट टाइम वॉलर वाज द स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस। इन दैट टाइम वॉलर वाज द स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस। बर्जिलियस फादर ऑफ केमिस्ट्री। बर्जिलियस फादर ऑफ केमिस्ट्री है। नोट कर लीजिए बेटा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया? वॉलर ने बनाया। नेक्स्ट देखिए। इसके बाद 1845 में एक साइंटिस्ट आए, कोल्बे। और फिर 1865 में एक साइंटिस्ट आए, बर्थलॉट। तो उसके बाद कोल्बे ने सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, CH3COOH, एसिटिक एसिड को। तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज एसिटिक एसिड। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है वो अपने ही एलिमेंट से बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, अपने ही एलिमेंट से बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इट इज़ द सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी बेटा कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेडीज में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और वैसे थर्ड है। इसी तरीके से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया, लेकिन अपने ही एलिमेंट से प्रिपेयर होने वाला ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे बर्थलॉट आए, उन्होंने
मीथेन CH4 को लेबोरेटरी में, दिस इज द थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, दिस इज द मीथेन, बर्थलॉट ने दिया था। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1885 में, लेवोसियर। 1885 में एक साइंटिस्ट आए लेवोसियर। लेवोसियर ने और कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी किया। किसकी? कार्बन एलिमेंट्स के ऊपर डीप में स्टडी किया और ये कुछ रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट क्या दिए? कमिंग फ्यूचर में कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं कि उनकी स्टडी करना केमिस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के एक अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी जिसका नाम हमें रखना पड़ेगा कार्बन की केमिस्ट्री, जिसका नाम भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो किसने बताया था? लेवोसियर ने बताया था। लेवोसियर ने क्या बताया था? कार्बन is essential element of all organic compounds. कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स है। और क्या बताया? विदाउट कार्बन देयर इज नो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिना कार्बन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो लेवोसियर बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करके गए और इनके हिसाब से जो हुआ वही हुआ जो इन्होंने बताया। लेवोसियर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेवोसियर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लेवोसियर, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कार्बन एक बहुत ही अजीबोगरीब एलिमेंट है, बहुत ही वर्सटाइल नेचर का एलिमेंट है और इसके इन वर्सटाइल नेचर की वजह से कमिंग फ्यूचर में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं कि इनकी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना बहुत मुश्किल होगा। एक अलग केमिस्ट्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हम नाम रखेंगे कार्बन की केमिस्ट्री। और वही हुआ, आगे चल के इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए कि हमें उनका स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया। कितने कंपाउंड हैं? नाउ अ डेज, नोट करिए पॉइंट लगा के, नाउ अ डेज मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज बीन डिस्कवर्ड। Nowadays, more than 5 million organic compounds has been discovered, and approx 30,000 new organic compounds discovered in every year, and approx 30,000 new organic compounds discovered in every year. न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, लगभग 30,000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर इन एवरी ईयर। तो इतने ज़्यादा, मोर देन 5 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। हर साल 30,000 से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं और मेन लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है बताइए? जो 30,000 से ज़्यादा डिस्कवर हो रहे हैं और 5 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से कारण है? रीजन फॉर द मोर इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से रीजन है? हेडिंग डालिए, रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और पहला रीजन है टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्सटाइल नेचर। versatile nature of carbon, versatile नेचर ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की 4 कोवेलेंसी होती हैं। सेकंड पॉइंट है हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन का निर्माण करना, ये कहलाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जिस तरीके से आप देखते हैं फेसबुक सिस्टम चल रहा है, उस फेसबुक सिस्टम में आप अगर किसी के फ्रेंड हैं, उसके कोई और फ्रेंड हैं, उनके कोई और फ्रेंड हैं, तो वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक है। अगर आप कोई एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। कोई आपका एक फ्रेंड अगर उसको लाइक करता है तो उसके फ्रेंड के सारे लोगों में वो पहुंच जाता है, वो लाइक करता है तो उसके फ्रेंड्स में पहुंच जाता है। तो ये कि बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क तैयार हो जाता है। लाइक फेसबुक की तरह कार्बन का भी एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। कैटिनेशन प्रॉपर्टी टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एक आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन का निर्माण करना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। और सबसे ज़्यादा सभी एलिमेंट्स में ये कार्बन की हुई होती है। कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट होती है पूरी केमिस्ट्री में। तो क्या होता है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का ये वर्सटाइल नेचर है, जिसकी वजह से वर्सटाइल नेचर मतलब अजीबोगरीब, मतलब वो किसी भी और एलिमेंट्स में इतना नहीं होता है। तो ये मेन 2 रीजन है जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हो रहा है, उसका मेन क्या क्या रीजन है? 2 मेन रीजन है। उसके बाद और तीसरा एक रीजन हम कह सकते हैं आइसोमेराइजेशन, और अगर हम बात करें तो एक और दे सकते हैं उसका रीजन पॉलीमराइजेशन। ये मेन रीजन है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के इतने ज़्यादा हैं, उसके कौन कौन से रीजन हैं? टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आइसोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। नोट कर लीजिए। तो देखिए उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी आप नोट कर लीजिए। वो डेफिनेशन थी इट इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, इट इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, जो कि लेवोसियर के अकॉर्डिंग दी गई थी। लेवोसियर यही बता के गए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, और ये देखा गया जहाँ जहाँ पर कार्बन लगा होता है वहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा होता है। तो इसलिए नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी मॉडिफाइड करके आ गई एक इम्प्रूवमेंट डेफिनेशन। इट इज़ ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज़ ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। It is chemistry of carbon and hydrogen, that is hydrocarbons. नेक्स्ट उसके बाद एक थर्ड डेफिनेशन आई जो कि अभी तक फाइनल डेफिनेशन होती है। इट इज ए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये सबसे फाइनल डेफिनेशन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ देखा गया कोई और भी एलिमेंट, क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन हो गया या नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, कोई और भी एलिमेंट्स लगा होता है। इसलिए इट इज ए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स।
दिस इज द फाइनल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद हम आते हैं, अगर बात करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहला कैरेक्टर आप लिखिए, इट इज मेनली कंसिस्ट बाय 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स, इट इज मेनली कंसिस्ट बाय 10 एलिमेंट्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेनली 10 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। बहुत बड़ी बात होती है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और एक हाइड्रोजन। ये हो गए 10 एलिमेंट। मेनली 10 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन हो गए, बाकी ये और भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? इट बर्न विथ सूटी फ्लेम। जब इनको जलाते हैं तो काले धुएं के साथ जलते हैं। इट बर्न विथ सूटी फ्लेम। इट बर्न विथ सूटी फ्लेम। SOOTY FLAME। इट बर्न विथ सूटी फ्लेम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, it is mainly covalently bonded compound. It is mainly covalently bonded compounds. It is mainly covalently bonded compounds. It is a specific order. It has a specific distinct order. ऑर्डर मतलब स्मेल। इनकी एक अलग स्मेल होती है, इसको हम सूंघ कर ही पहचान सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है या फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी एक अलग स्मेल होती है, जिसे हम सिर्फ सूंघ कर पहचान सकते हैं। नोट कर लीजिए। It has very low thermal stability. It has very low thermal stability. मतलब हीट करेंगे
तो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको फर्दर हीट करेंगे तो वो आगे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर हीट करेंगे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज़ द वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी, हीट के प्रति बहुत कम स्टेबल होते हैं, ये हीट के प्रति बहुत कम स्टेबल होते हैं। नोट कर लीजिए, वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी, हीट के प्रति वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट के प्रति बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या यूजेज है, क्या क्या यूज हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? देखिए, फर्स्ट है यूज्ड एज ए फूड्स में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी हम लोग खाना खाते हैं यही मिलता है, और ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। यूज्ड एज ए क्लॉथ, कपड़े जो भी हम पहनते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं, चाहे वो कॉटन हो, नायलॉन हो, सिल्क हो, जूट हो या टेरिकॉट हो, या जितने भी टाइप के कपड़े हम लोग यूज करते हैं सब क्लॉथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। थर्ड है मेडिसिन, तो जो भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं सभी मेडिसिन मेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूल्स में कोई भी हम चाहे सॉलिड फ्यूल्स हो या लिक्विड फ्यूल्स हो या गैसियस फ्यूल्स हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, लकड़ी हो, जितने भी फ्यूल्स हैं सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। और उसके बाद हम चाहे कॉस्मेटिक्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स में चाहे वो काजल हो, लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो या क्रीम हो, पाउडर हो या फिर साबुन हो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बने होते हैं सारे कॉस्मेटिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउस होल्ड में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो चाहे ये बोर्ड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना है, टेबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी है, पेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना है, ये माइक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना है। हम जो भी डेली यूज में करते हैं हाउस होल्ड में, घर में, वो सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज ए नो लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये सम अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम अभी लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, सभी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। जैसे H2 है तो इसमें H सिंगल बॉन्ड H, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। अगर O2 की बात करें तो O डबल बॉन्ड, O यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। अगर हम N2 की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, दोनों बराबर की शेयरिंग करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C की बात करें तो देखिए इनकी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। राइट, नोट कर लीजिए बेटा। इसके बाद देखिए
कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे CH3, COOH, एसिटिक एसिड कार्बन का कंपाउंड्स है। और जैसा कि अभी हम पढ़ा भी चुके हैं, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, और CH3, COOH के बाद CH3, CH2OH, इथेनॉल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4, मीथेन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट मीन्स क्या होता है कि कार्बन के बिना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कार्बन होता ही होता है, चाहे वो CH, Cl3 ले लो, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आप बताने जा रहे हैं आपको कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो आयोनाइजेशन करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम इस पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6C12, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन हो गए। और C पे 4 माइनस, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बैलेंस करने के लिए? 6 प्रोटॉन ही हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, और 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 6 प्रोटॉन सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसलिए 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो C पे 4 माइनस नॉट फॉर्म। इसी तरीके से C पे 4 प्लस, मतलब अगर द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ये ऊपर वाले में हो गया। तो इतनी एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ती है जो कि नहीं होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज क्या है? जा रहा है। तो इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती है कि 4 प्लस फॉर्म कर सके, इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ये भी नॉट फॉर्म, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट इसका जो होता है वो ये होता है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑर्बिटल। ये किसका हो गया? इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ना तो ये C पे 4 माइनस फॉर्म करता है, ना तो ये C पे 4 प्लस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है IE का, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑर्बिटल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वाला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑर्बिटल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। यहाँ पर देखिए, ना तो ये C पे 4 माइनस फॉर्म कर पाता है, ना C पे 4 प्लस फॉर्म कर पाता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन के 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड।
तो देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला आता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में दो टाइप का होता है और ये एल्केन होता है, ये एल्कीन्स होता है, ये एल्काइंस होता है। इसको कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ये है पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन्स होता है लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी, और ये अनसैचुरेटेड वाला कहलाता है ओलिफिन्स, मतलब ऑयल फॉर्मिंग ग्रुप ओलिफिन्स। एल्किन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। इसमें देखिए CH4, C2H6, C3H8, यहाँ पर क्या होता है C2H2, C3H6, यहाँ पर क्या होता है C2, सॉरी ये C2H4, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, यहाँ पर क्या हो जाएगा C4H8, C5H10, यहाँ पर क्या हो जाएगा C4H10, C5H12, और इनके बीच में दो के बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है, या फिर और 14 मास नंबर का, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, 14 मास नंबर का डिफरेंस है किन्हीं कॉन्जुगेटिव दो के बीच CH2, इनके बीच में CH2। यही देखिए इसके भी बीच में ये जनरल फार्मूला है, और इनके बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है, या इसके बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है, या इसके बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड, ये CH2 का डिफरेंस, ये भी CH2 का डिफरेंस, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, इसमें भी देखिए CH2 का डिफरेंस, और इसमें भी देखिए CH2 का डिफरेंस। तो जब CH2 का डिफरेंस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? दो कंपाउंड्स के बीच में जब CH2 का डिफरेंस हो तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। ये एक होमोलोगस सीरीज है, ध्यान रखना, ये एक सेम होमोलोगस सीरीज है और ये एक सेम होमोलोगस सीरीज है। दो कंपाउंड्स के बीच में जब CH2 का डिफरेंस हो, इन दो के बीच CH2 का डिफरेंस, इन दो के बीच CH2, इन दो के बीच CH2, इन दो के बीच CH2 का डिफरेंस, दिस इज द होमोलोगस सीरीज। इन CH2 का डिफरेंस इनके बीच, इनके दिस इज द होमोलोगस सीरीज, दिस इज द होमोलोगस सीरीज। जब दो कंपाउंड्स के बीच CH2 का डिफरेंस हो, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज। अब देखिए, नोट कर लिया।
देखिए अब अगर हम इनमें कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक चेन कंपाउंड्स होता है, एक ब्रांच्ड कंपाउंड्स होते हैं, और एक रिंग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। रिंग कंपाउंड्स लाइक बेंजीन रिंग, ब्रांच्ड CH3 CH CH3, ये देखिए ब्रांच लग गया, या फिर CH3 C CH3 CH3 CH3, ये ब्रांच्ड है। चैन सिर्फ एक ही चैन CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, चैन कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड्स एंड रिंग कंपाउंड्स नोट कर लीजिए। और ये रिंग कंपाउंड्स है वो बेंजीन है, ये बेंजीन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें होता है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन कंपाउंड्स का। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सिस्टम से करते हैं। जैसे CH4 है तो इसको मीथेन, CH3 है, इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथेन, या इथाइलिन कॉमन नेम है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम होता है इथाइन, कॉमन नेम एसिटिलीन। इनके सभी के IUPAC नेम होते हैं और कुछ के कॉमन नेम भी होते हैं। तो ये इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अलग अलग भी है, कुछ कंपाउंड्स का CH3 CH3 ये देखिए ब्रांच्ड वाला कंपाउंड है तो उसकी नंबरिंग 1 2 3 और 2 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3 CH3 देखिए नंबरिंग कर दिया 1 2 3 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, उनका भी नॉमेनक्लेचर होता है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, और ये इथाइल ग्रुप 3, 3 डाई इथाइल पेंटेन। ये इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, नोट कर लीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके बाद इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में देखिए।
केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है कंबसन। कंबसन जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंबसन। ये देखिए CO2 हीट करेंगे प्लस एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन का कंप्लीट कंबसन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, कार्बन हो या हाइड्रोकार्बन हो, कंप्लीट कंबसन करने पर उसमें CO2 और H2O ही निकलता है और हीट एनर्जी निकलती है। अगर दूसरा हमने CH4 ले लिया, ये हाइड्रोकार्बन है, प्लस O2 से कंबसन कर दिया तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, ये हीट किया है, नोट कर लीजिए। ये कंबसन है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एनी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो CO2 और H2O और एनर्जी निकलती है। ये बात फाइनल आप ध्यान कर लीजिए। और दूसरा प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से करते हैं। अगर हमने CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया O2 से, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन किया। यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाता है, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड में हो जाता है, नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसके बाद एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड एडिंग है एडिशन रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 रैनी निकेल। रैनी साइंटिस्ट का नाम है, रैनी साइंटिस्ट। इन्होंने एक स्पेशल टाइप का निकेल बनाया था जो कि 50% निकेल प्लस 50% एल्युमिनियम एलॉय इन NaOH सॉल्यूशन। ये जो निकेल होता है, रैनी निकेल, रैनी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक ऐसा निकेल बनाया जो 50% निकेल प्लस 50% एल्युमिनियम का एलॉय इन NaOH सॉल्यूशन, और वो स्वेल करके फूल जाता है। बहुत अच्छा एक्टिव निकेल की तरह काम करता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये CH3 CH3। ये देखिए इथीन था, ये इथेन बन गया। इथीन था, इथेन बन गया। इस हाइड्रोजनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, निकेल के साथ, निकेल कैटालिस्ट है और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन अगर हम वेजिटेबल ऑयल लें, उसका प्लस H2 और यानी निकल के साथ हाइड्रोजनेशन कर दें तो वेजिटेबल घी बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल लें, उसका हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट तो वेजिटेबल घी बन जाता है। इसी फार्मूले से वेजिटेबल घी भी बनता है। नोट कर लीजिए, ये एडिशन रिएक्शन है, जल्दी फास्ट नोट करिए। उसके बाद फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में CH4 प्लस Cl2 यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है CH3Cl प्लस HCl। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है, ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकती है जब तक कि सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। हमें CH3Cl नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर Cl ऑलरेडी पड़ा हुआ है, CH3Cl और Cl2 पड़ा हुआ है, सनलाइट पड़ी हुई है, तो ये CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस Cl2 और यूवी सनलाइट है CHCl3 प्लस HCl, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया प्लस Cl2 और सनलाइट है ही इसमें, तो देखिए ये बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC बन जाता है प्लस HCl निकल गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम मीथेन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में तब तक रिएक्शन रुकती नहीं है क्योंकि सनलाइट पड़ी है, Cl2 पड़ा है, जब तक कि सभी ऑल हाइड्रोजन्स आर नॉट सब्स्टिट्यूटेड। फाइनली हमें जो है वो क्या मिल जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें मिल जाता है। नोट कर लीजिए। तो ये हमारा कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एलोट्रोप्स के ऊपर। नोट कर लीजिए पूरा। एलोट्रोप्स की बात करते हैं। अगर हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो कार्बन के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं। आपने देखा होगा इतना बिग डिफरेंस, कार्बन के ही दोनों बच्चे हैं, एक कोयला होता है, एक डायमंड होता है। कोयले को हम लोग लॉकर में रखते हैं, डायमंड को हम लोग लॉकर में रखते हैं, जबकि कोयले को सड़क पे पड़ा रहता है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। दोनों कार्बन के ही बच्चे होते हैं। तो इसलिए आपको कार्बन जो आप जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलंक के लिए मत जानिए, क्योंकि उसके अंदर डायमंड भी होता है। काले को हम लोग थोड़ा सा अपशगुन मानते हैं, थोड़ा सा बुरा मानते हैं काले कलर को। कार्बन से सब लोग डरते हैं, काले से डरते हैं, लेकिन याद रहे काले के अंदर ही डायमंड भी, उसी कार्बन के अंदर डायमंड भी निकलता है। डायमंड हो या कोल हो या कोक हो, ये सब एक कार्बन के ही बच्चे हैं। तो देखिए कार्बन सिर्फ एक कलंक नहीं होता, कार्बन सिर्फ एक कलंक नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, क्योंकि कार्बन के अंदर डायमंड भी होता है। कार्बन सिर्फ एक कलंक नहीं होता, उसके अंदर डायमंड भी होता है। जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने हौसले को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि हार का कोई विकल्प नहीं होता बेटा। तो आइए अभी कार्बन के एलोट्रोप्स के ऊपर बात करते हैं।
इसके दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं मेनली कार्बन के। एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, एमॉर्फस का दूसरा नाम होता है पाउडर या फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन। ये सब नाम होते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के 3 एग्जाम्पल होते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। डायमंड को हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेफाइट को CG से रिप्रेजेंट करते हैं, फुलरीन को C60 एंड C70 से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एमॉर्फस या पाउडर फॉर्म जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन या फिर पाउडर फॉर्म। इसमें देखिए कोल, लैंप ब्लैक, जो हम लोग दीपक जलाते हैं उसके ऊपर जो काला काला आता है वो लैंप ब्लैक, और चारकोल। यहाँ पर हम बात करें तो चारकोल ये 2-3 टाइप का होता है। एक तो होता है शुगर चारकोल, दूसरा होता है वुड चारकोल, और तीसरा होता है बोन चारकोल। शुगर चारकोल या कैन शुगर से बनता है। वुड चारकोल इसका दूसरा नाम होता है प्लांट चारकोल भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है बोन चारकोल। बोन चारकोल को दूसरा हम एनिमल चारकोल के नाम से जानते हैं। लैंप ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ, सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और अगर हम कोल की बात करें तो कोल के फर्दर कई पार्ट हो जाते हैं। देखिए कोल के पार्ट होते हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट में लगभग 95% तक कार्बन होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, जल्दी से नोट। तो देखिए अभी हम लोग ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं और फुलरीन की बात कर रहे हैं। मीन्स क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। डायमंड, CD, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और अगर हम इसमें बात करें तो डायमंड को हम लोग कटिंग ऑफ ग्लास, ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास में यूज करते हैं। इसका हम लोग ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते हैं। इसकी शाइनिंग होती है। इट हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.45 होता है कुछ, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, नोट कर लीजिए।
बहुत हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45, जिसकी वजह से ये चमकता है, शाइन करता है। अब अगर हम बात करें जैसे गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड को हम लोग 24 कैरेट मीन्स प्योरिटी को मेजर करते हैं। तो गोल्ड की अगर हम बात करें AU, तो 24 कैरेट इक्वल टू 100% गोल्ड, प्योरिटी की बात करते हैं गोल्ड की। यहीं पर अगर हम डायमंड की बात करें, तो 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है। डायमंड को मेजर करते हैं हम कैरेट में, जबकि गोल्ड का हम कैरेट में प्योरिटी को मेजर करते हैं और यहाँ पर वेट को मेजर करते हैं। तो 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम ये डायमंड होता है। तो 1 कैरेट, इसका मतलब हम लोग डायमंड को जब परचेज करते हैं तो कैरेट के फॉर्म में परचेज करते हैं। 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट का डायमंड लेते हैं, तो ये सॉलिटायर फॉर्म में होता है। 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है, 2 कैरेट इक्वल टू 400 मिलीग्राम, 3 कैरेट इक्वल टू 600 मिलीग्राम होता है। नोट कर लीजिए। और कार्बन की अगर हम बात करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस डायमंड में 4 में से 3 चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। यहीं पर अगर हम Cg ग्रेफाइट की बात करें, उसमें जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है ग्रेफाइट ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, वो आप लोग नोट कर लीजिए, बीच में लाइन करिए, एक तरफ डायमंड एक तरफ ग्रेफाइट। पहला पॉइंट, डायमंड इज ए क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट with extra brilliance. Diamond is a crystalline, transparent and extra brilliance. ग्रेफाइट में लिखिए crystalline, opaque and shiny substance. ग्रेफाइट में लिखिए crystalline, opaque and shiny substance. दूसरा पॉइंट, डायमंड में लिखिए it is a hardest substance. ग्रेफाइट में लिखिए it is a soft having soapy touch. It is soft having soapy touch. Next, diamond में लिखिए it is a bad conductor of heat and electricity. Diamond में लिखिए it is a bad conductor of heat and electricity. Graphite में लिखिए it is a good conductor of heat and electricity due to this free electron. Due to this free electron. इस free electron की वजह से ये heat और conductivity करता है। Next point, डायमंड में लिखिए इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस। ग्रेफाइट में लिखिए इट इज ए ग्रे कलर। डायमंड में लिखिए इट इज ए 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट इज ए 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में लिखिए इट इज 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डायमंड में लिखिए इट इज ए लेस स्टेबल मोर एनर्जी, इट इज ए लेस स्टेबल मोर एनर्जी। और ग्रेफाइट में लिखिए इट इज ए मोर स्टेबल लेस एनर्जी, इट इज ए मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी। नोट कर लिया। अब देखिए हम बात करें अगर फुलरीन की,
फुलरीन C60 एंड C70 ये सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। 1985 में डिस्कवर किया था इसको रिचर्ड ने। रिचर्ड ने डिस्कवर किया था 1985 में। ये फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेक्सागन और पेंटागन रिंग्स होती हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लगा करके एक लिखिए पहले। फुलरीन इज मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट। Fullerene is made by heating graphite in an electric arc in the presence of helium or argon. Next point, C60 and C70 in toluene gives purple and red color respectively. C60 plus toluene, purple and red color respectively. ये टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग ऊपर CH3, रेड कलर। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए, C60 molecule contains 12 5-membered ring, 12 5-membered ring and 26 6-membered ring. 12 5-membered ring and 26 6-membered ring. फुलरीन का दूसरा नाम होता है बकीवाल और बकमिनिस्टर और बकीवाल और बकमिनिस्टर इसका दूसरा नाम होता है फुलरीन का, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक पॉइंट लगा के लिखिए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नोट करिए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। द कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स। द कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स। The compounds exist in two or more forms. It is known as polymorphism.
polymorphism. Example, zinc blende and voltage. Example, ZNS, zinc blende and voltage, WURTIZ, voltage. Zinc blende and voltage. अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. डायमंड फाउंड इन टू टाइप स्ट्रक्चर्स. आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लिखिए आइडियल tetrahedral structure known as type 1. Ideal tetrahedral structure known as type 1. दूसरा होता है MOSAIC, मोज़ेक स्ट्रक्चर टाइप सेकेंड. दो टाइप के स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है. सबसे लार्जेस्ट डायमंड नोन वाज कुलिनिन, CULLININ, कुलिनिन 0.57 kg, लगभग 570 ग्राम का. लार्जेस्ट नोन डायमंड कुलिनिन लगभग 570 ग्राम, 0.57 kg. Diamond does not react with halogen while graphite react. Next point लगा के लिखिए. Diamond does not react for halogen, but graphite is react. Next point, graphite can be converted into diamond above 1600 degrees Celsius temperature. 1600 degrees Celsius temperature and 5 into 10 raised power 3 atmosphere pressure. और जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, इतने पे ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है. अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो अभी तक सभी ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है. दूसरा एक और है, डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. डायमंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट बाय ग्राइंडिंग. ये आसान तरीका है. ग्राइंडिंग से डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायमंड को ग्रेफाइट में करेंगे क्यों? डायमंड इतना कॉस्टली होता है, ग्रेफाइट इतना चीप होता है, तो करेंगे क्यों? नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए डायमंड के बारे में. मोस्ट नेचुरली अकरिंग डायमंड कंटेन्स traces of nitrogen but blue diamond contains traces of aluminum. और जो डायमंड होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है. क्योंकि ग्रेफाइट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको पैरामैग्नेटिक बना देता है.
नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए, ग्रेफाइट ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, graphite on heating with concentrate nitric acid gives benzene hexacarboxylic acid, gives benzene hexacarboxylic acid, benzene hexacarboxylic acid. बेंजीन हेक्साकार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कर लिया। अब देखिए, एमार्फस में एक अभी आपने पढ़ा था शुगर चारकोल। शुगर चारकोल इज द वेरी प्योर फॉर्म होता है, ये CxH2O का होल बाई, दिस इज द शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए C प्लस H2O रिएक्शन कर देंगे कंसंट्रेट H2SO4 से। कंसंट्रेट H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसने H2O को बाहर कर दिया। ये जो बना है दिस इज द शुगर चारकोल। या हम यहाँ पर फार्मूला ले सकते हैं C12H22O11। यह क्या है? कैन शुगर का फार्मूला है 12C प्लस, और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे और ये प्लस H2O निकल जाएगा, 11 H2O निकल जाएगा और 12C बन जाएगा। दिस इज द कैन शुगर चारकोल। शुगर चारकोल, दिस इज द वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का बहुत प्योर फॉर्म होता है, नोट कर लीजिए। दिस इज द वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नोट कर लिया बेटा। तो ये आपका आज का टॉपिक कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप कंप्लीट हो गया है। कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप, दिस इज द ऑल अबाउट द कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप। ओके बेटा, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।